मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक फ्लाइट में बैठा था, लेकिन वह विमान अचानक समय की सुरंग से गुजर गया और पूरे 23 वर्षों तक उड़ता रहा। मैंने अपने सामने बैठे पुलिस अधिकारी को उलझी हुई नजरों से देखा और कांपती आवाज में पूछा, क्या अभी सच में साल 2026 चल रहा है? जी हाँ सर, आज 1 मई 2026 है। पुलिस अधिकारी की बात खत्म होते ही मुझे लगा जैसे मेरे शरीर की सारी ताकत एक ही पल में निकाल ली गई हो। मैं अपने अंगूठे को जोर से दांतों के बीच दबाकर बस किसी तरह खुद को टूटकर रोने से रोकता रहा। मेरी हालत देखकर पुलिस अधिकारी बोला, हम अभी आपके परिवार से संपर्क करने में आपकी मदद करते हैं। मैंने कांपते हुए अपने बैग से पहचान पत्र निकाला और उसे दे दिया। उसने पहचान पत्र की जानकारी कंप्यूटर में भरी, लेकिन कुछ देर बाद धीरे धीरे सिर उठाकर बोला, आपका पहचान पत्र रद्द किया जा चुका है। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब परिवार के सदस्य किसी व्यक्ति को मृत घोषित करवाने के लिए आवेदन कर देते हैं। मेरी आंखें अचानक फैल गईं और उनमें आंसू भर आए। मैंने अविश्वास से पूछा, वे मुझे मृत घोषित करवाने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के 5 साल तक लापता रहने के बाद उसके परिवार वाले उसे मृत घोषित करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसने हल्की आवाज में मुझे समझाया, ये केवल एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, इसका कोई और अर्थ नहीं है। मैंने जोर से अपनी नाक खींची और भारी मन से सिर हिला दिया। क्या आपको कोई संपर्क नंबर याद है? पुलिस अधिकारी ने पूछा। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। हाँ, मुझे हमारे घर का लैंडलाइन नंबर और अपनी माँ का मोबाइल नंबर बिल्कुल साफ याद है। मैंने तेजी से घर के कई नंबर बोल दिए, लेकिन फोन में केवल ठंडी और खाली आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुई की तरह मेरे दिल में चुभी और मेरा मन ठंडा पड़ गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। तभी मुझे याद आया, हाँ, मेरी पत्नी का नंबर भी है। मैंने खुद को मजबूर करके एक गहरी सांस ली, सिर उठाया और आखिरी उम्मीद के साथ बहुत सावधानी से नैना कपूर का मोबाइल नंबर बता दिया। मैं पुलिस अधिकारी को वह नंबर मिलाते हुए बिना पलक झपकाए देखता रहा। फोन की आवाज सुनते सुनते मैं सांस लेना तक भूल गया। भगवान के लिए फोन उठा लो। कई बार घंटी बजने के बाद भी फोन नहीं उठा। मैंने निराश होकर सिर झुका लिया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हेलो। तभी फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी महिला की आवाज सुनाई दी। मैंने आंसुओं से भीगा चेहरा अचानक ऊपर उठाया और कान लगाकर उसकी आवाज पहचानने की कोशिश की। पिछली रात ही तो हमने 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक फोन पर बात की थी, लेकिन इस पल मैं यह तक साफ नहीं पहचान पा रहा था कि दूसरी तरफ बोलने वाली महिला सच में नैना ही थी या नहीं। हेलो। पुलिस अधिकारी भी थोड़ा उत्साहित हो गया था, क्योंकि आज रात मिलाया गया यह पहला नंबर था जिस पर किसी ने फोन उठाया था। क्या आप नैना कपूर बोल रही हैं? जी हाँ। उसका जवाब सुनकर मेरे सीने में अटकी हुई सांस आखिरकार बाहर निकली। नैना जी, नमस्कार, हम थाने से बोल रहे हैं। आपके पति आरव शर्मा इस समय शहर के सरकारी अस्पताल में आपका इंतजार कर रहे हैं। फोन के दूसरी तरफ लंबे समय तक कोई आवाज नहीं आई। फिर उसने अविश्वास से पूछा, आपने क्या कहा? पुलिस अधिकारी को वही बात दोबारा बतानी पड़ी। वह मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराया और बोला, बधाई हो, आप पहले यात्री हैं जिसके परिवार से हमारा संपर्क हो गया। शेख, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बार बार उसका धन्यवाद किया। इसके बाद मैं अपने दोनों हाथों से घबराहट में अपनी पैंट को रगड़ते हुए बैठक कक्ष के बाहर बैठ गया और बेचैनी से इंतजार करने लगा। मेरा परिवार मिल गया था। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक लिफ्ट की घंटी बजी और वह 5वीं मंजिल पर आकर रुकी। लोगों का एक समूह लिफ्ट से बाहर निकला। उनके सबसे पीछे एक लंबी महिला चल रही। उसका व्यक्तित्व सबसे अलग था और वह पूरी भीड़ में साफ दिखाई दे रही थी। मेरी आंखें चमक उठी। मैं भीड़ के बीच से निकलकर उसका चेहरा साफ देखने ही वाला था कि वह बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। उसका सुंदर सी चेहरा बस एक पल के लिए दिखाई दिया और उसने भीड़ के किनारे धकेल दिए गए मुझे देखा तक नहीं। मैं केवल उसके पीछे चलने लगा। वह बहुत परिचित लग रही थी, लेकिन मैं उसकी पहचान पक्की करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। काले रंग का औपचारिक सूट पहने, लंबी पीठ वाली और नजरें झुकाते ही आंखों में दूरी का भाव रखने वाली वह महिला क्या सच में नैना कपूर थी? नमस्कार पुलिस अधिकारी, मैं आरव शर्मा को लेने आई हूँ। आरव शर्मा? उस पुलिस अधिकारी को परिवार से संपर्क कर पाने वाले अकेले यात्री की अच्छी तरह याद। उसने सिर उठाकर दरवाजे की ओर ठुड्डी से इशारा किया और बोला, वह आपके पीछे ही तो खड़े हैं। महिला ने अपनी मुट्ठियां कस ली। ऐसा लगा जैसे उसने गहरी सांस ली हो। इसके बाद वह धीरे धीरे मुड़ी और भारी नजरों से सीधे दरवाजे की तरफ देखा। जब मैंने आखिरकार उसका चेहरा साफ देखा, तब मेरी यादों में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने वाली नैना कपूर उसके सामने खड़े होने के उसी पल अचानक धुंधली हो गई। क्या यह सच में नैना थी? जवान नैना कभी चश्मा नहीं पहनती थी। वह हमेशा धूप जैसी चमकती रहती थी, लेकिन सामने खड़ी महिला ने सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था और वह महंगी, शांत तथा संभली हुई लग रही। जवान नैना को डीली स्वेटशर्ट पहनना पसंद था। वह छोटे सूरज जैसी थी और उसकी आंखों में तारों जैसी चमक भरी रहती थी। वह हमेशा उत्साह से भरी रहती थी, लेकिन सामने खड़ी महिला ने बिल्कुल सही नाप वाला औपचारिक सूट पहना था। उसका व्यक्तित्व इतना तेज था कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत न करे। वह दूर और ठंडी लग रही थी। उसकी ओर बढ़ते हुए मेरे कदम अचानक रुक गए और मैं मूर्खों की तरह वहीं खड़ा रह गया। केवल 1 सप्ताह पहले तक हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, लेकिन अब मेरी पत्नी नैना मेरे सामने खड़ी थी और इतनी अनजान लग रही थी कि मैं उसके पास जाने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लगभग 2 घंटे तक उसका इंतजार करते समय मैंने न जाने कितने दृश्य सोच लिए थे। मैंने सोचा था कि मैं दौड़कर उसकी बाहों में चला जाऊंगा और उससे अपना दर्द कहकर रोऊंगा, या फिर बच्चों की तरह शिकायत करूंगा कि उसने आने में इतनी देर क्यों लगा दी। लेकिन उसे सच में सामने देखकर मेरी सारी भावनाएं खालीपन और कमजोरी में बदल गईं। आरव शर्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले नैना ही बोलेगी। मेरे पूरे नाम से बुलाने के उसके तरीके में थोड़ी अनिश्चितता थी। हाँ, मैंने जवाब दिया। शर्मिंदगी से उसकी नजरों से बचा और झिझकते हुए हाथ उठाकर उसे नमस्कार किया। नैना केवल मुझे देखती रही। वह डरावनी हद तक शांत थी। ऐसा लगा जैसे हवा भी जम गई हो। अच्छा हुआ कि पास खड़े पुलिस अधिकारी ने समय रहते इस दम घोंटने वाले वातावरण को तोड़ दिया। मेरा बयान लिखने वाला पुलिस अधिकारी एक फॉर्म लेकर नैना के पास आया। आप नैना कपूर हैं? नैना ने सिर हिलाया। जी हाँ। आपका इनसे क्या संबंध है? पुलिस अधिकारी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा। नैना
नैना ने शांत आवाज में उत्तर दिया, इनके लापता होने से पहले हम पति पत्नी थे। उसका उत्तर सुनते ही मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने बिना रुके हमें पति पत्नी बताया था, लेकिन उसने जानबूझकर लापता होने से पहले शब्दों पर भी जोर दिया था। इसके बाद कागजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाए गए और अब वह मुझे अपने साथ घर ले जा सकती थी। वह मेरे पास आई, मेरा सूटकेस अपने हाथ में लिया और बोली, चलो। मैं उसके पास चलते हुए सूटकेस वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन मुझे उसके ज्यादा पास जाने में झिझक हो रही। कभी यह सब बिल्कुल सामान्य हुआ करता था, लेकिन अब मुझे उससे छोटी सी मदद लेना भी गलत लग रहा था। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए अस्पताल के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। पूरे रास्ते किसी ने कुछ नहीं कहा। नैना अचानक रुकी, उसने मोबाइल निकाला और किसी को आवाज वाला संदेश भेजा। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, थोड़ी देर इंतजार करो, ड्राइवर पास की सड़क पर चक्कर लगा रहा है, वो अभी पहुंच जाएगा। ठीक है। मैंने उत्सुकता से नैना को देखा और मन में सोचा, लगता है अब इसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। इसने तो अपना ड्राइवर भी रख लिया। उस समय हम दोनों जहां भी जाते थे, पैदल या मेट्रो से जाते थे। घर खरीदने के लिए पैसे बचाने के कारण हमने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर तक नहीं खरीदा था। नैना मोबाइल को वॉकी टॉकी की तरह पकड़े हुए ऐसे चिकित्सकीय शब्द बोल रही थी, जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। मैंने सिर उठाकर अनजान सड़कों और ऊंची इमारतों को देखा। केवल नैना ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया मुझे अनजान लग रही थी, लेकिन कुछ भी हो, मैं कम से कम भाग्यशाली तो था। तभी एक काली कार हमारे सामने आकर रुकी। मैं उसके निशान को नहीं पहचानता था। मुझे केवल इतना लगा कि उसका निशान पंखों वाले अंग्रेजी अक्षर बी जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवदूत नैना अपनी खास गाड़ी में बैठकर वर्षों से रास्ता भटके हुए मुझे बचाने आई हो। गाड़ी में बैठो। नैना ने बेहद शालीन तरीके से मेरे लिए कार का दरवाजा खोला। मैं अचानक ठिठक गया। मेरे सामने औपचारिक सूट पहने नैना मेरे लिए कार का दरवाजा खोल रही थी। उसकी हर हरकत सुंदर और शालीन थी तथा उसमें एक परिपक्व महिला का आकर्षण दिखाई दे रहा था। वह मेरी यादों में मौजूद उस युवा लड़की से बिल्कुल अलग लग रही, जिसने उधार ली हुई पोशाक पहन रखी थी और जिसके कपड़ों का नाप ठीक करने के लिए मुझे पूरी रात जागना पड़ा था। उस समय उसने मेरा चेहरा पकड़कर कई बार चूमा था और मेरी कुशलता की बहुत तारीफ की थी। अब उसे इतने महंगे अंदाज में औपचारिक सूट पहने देखकर मैंने चुपचाप अपने होंठ काटे और मन में सोचा, वह सच में पूरी तरह बदल गई। कुछ देर की चुप्पी के बाद नैना भी कार के अंदर आकर बैठ गई। दरवाजा बंद होते ही बंद जगह में शर्मिंदगी और दूरी का एहसास अचानक अपने चरम पर पहुंच गया। मैं घबराहट में अपने हाथ रगड़ने लगा। उसने नजरें झुकाई और तुरंत मेरी घबराहट पहचान ली। कभी यह मेरी वह छोटी सी आदत थी जिससे वह सबसे ज्यादा परिचित थी। एक समय था जब उसे मेरी यह हरकत बेहद प्यारी लगती थी। वह तुरंत मेरे हाथ पकड़कर उन्हें बार बार चूमने लगती थी। क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि केवल 10 घंटे बीते हैं? नैना ने आखिरकार वह सवाल पूछ लिया जिसे वह काफी समय से अपने मन में दबाए हुए थी। मैंने जोर से सिर हिलाया। आज सुबह ही तो मेरे माता पिता मुझे घर से विदा करके आए थे। हाँ नैना, क्या तुम अब भी मेरे माता पिता के संपर्क में हो? नैना का शरीर अचानक रुक गया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारे माता पिता? क्या हुआ? मेरा दिल तुरंत मेरे गले तक आ गया। मेरी आंखों में डर भर गया। मुझे डर था कि कहीं वह कोई बुरी खबर न सुना दे। नैना ने मुझे गहराई से देखा और धीरे धीरे बोली, काफी लंबे समय से मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ है। कोई संपर्क नहीं है? मैंने सदमे में उसकी तरफ देखा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा उत्तर देगी। मेरे माता पिता उस समय उसे बहुत पसंद करते थे। कल ही तो मेरी माँ ने मुझे घर की बनी सॉसेज देकर कहा था कि मैं वह नैना के लिए ले जाऊं। फिर उनके बीच संपर्क कैसे टूट सकता है? हाँ, सही भी तो है। 24 साल बीत चुके हैं। शायद अब उसका अपना परिवार है। वह अपने पहले पति के माता पिता के संपर्क में क्यों रहेगी? नैना ने अपने पतले होंठ कसकर भींचे और काफी देर की चुप्पी के बाद केवल 2 शब्द कहे, मुझे माफ करना। मैंने रोने से भी ज्यादा बुरी दिखने वाली मुस्कान बनाने की कोशिश की। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैंने जल्दी से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आखिर सबकी अपनी जिंदगी होती है। मेरी बात के बाद कार की हवा पूरी तरह ठंडी पड़ गई। नैना ने भी सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। मैंने बाहर की तरफ चेहरा घुमा लिया, अपने होंठों को जोर से काटा और गहरी सांस ली। फिर, तुम मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं अभी अपने माता पिता को ढूंढने जाना चाहता हूँ। तुम्हारा पुराना घर बहुत पहले तोड़ा जा चुका है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे माता पिता कहाँ चले गए। नैना ने अपनी मुट्ठियां कसकर घुटनों पर रखी और शांत दिखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं किसी से पता करवाती हूँ। तुम फिलहाल खबर आने तक इंतजार करो। घर तोड़ दिया गया था? मेरा दिल पूरी तरह डूब गया। ऐसा है तो तुम्हें परेशानी देनी पड़ेगी। मेरी अपनी ही आवाज मुझे मच्छर की आवाज जितनी धीमी सुनाई दी। कोई परेशानी नहीं। नैना का उत्तर भी उतना ही शिष्ट और दूर था। शिष्टाचार से भरी यह बातचीत हमारे बीच खड़ी एक दिखाई न देने वाली दीवार जैसी थी। हम दोनों एक दूसरे के मन को नहीं देख पा रहे थे। कार फिर से सन्नाटे में डूब गई। मैं पूरे रास्ते सिर झुकाकर बैठा रहा और जिद में अपने दांत भींचकर आंसू गिरने से रोकता रहा। वह अब मेरी नैना नहीं थी। वह किसी दूसरी इंसान जैसी लग रही थी। आधे घंटे बाद कार एक पुरानी सोसाइटी के सामने आकर रुकी। रात के अंधेरे में वह जगह काफी जर्जर लग रही थी, लेकिन मैंने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। यह हमारा पुराना वैवाहिक घर था। मैंने सिर उठाकर नैना को देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, यह जगह मेरे कार्यालय के पास है। कभी कभी मैं यहाँ दोपहर में आराम करने आ जाती हूँ। बिजली और पानी चालू है। तुम फिलहाल यहाँ रह सकते हो। अच्छा नहीं लगे तो मैं तुम्हारे लिए किसी होटल की व्यवस्था कर दूंगी। ठीक है, मैंने हल्के स्वर में उत्तर दिया। उसकी हर बात हमारे संबंध को साफ तौर पर अलग करने जैसी थी। शायद उसके वर्तमान घर में मुझे ले जाना सुविधाजनक नहीं था। चलो। नैना ने मेरा सूटकेस उठाया और सबसे आगे चलने लगी। मैं उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ता गया। तीसरी मंजिल आने पर उसने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और रोशनी चालू कर दी। घर बहुत साफ था। फर्नीचर अब भी पहले जैसा था, केवल कुछ पुराना हो चुका था। परिचित वातावरण देखकर मेरी तनाव में जकड़ी नसें थोड़ी शांत हुई। अंदर आओ। नैना ने दरवाजे पर जमे हुए मुझे मुड़कर बुलाया। हाँ, मैं कठोर कदमों से अंदर गया और सोफे पर बैठ गया। नैना ने सूटकेस बेडरूम में रख दिया, रोशनी चालू की और पूछा, तुम इस कमरे में रह सकते हो? मैं उसके पीछे जाकर कमरे में पहुंचा। यह हमारा मुख्य शयन कक्ष था। शादी के बाद हम इसी बिस्तर पर न जाने कितनी बार एक दूसरे में खोए थे। मैंने बिल्कुल शांत दिखाई दे रही नैना को देखा और असहज होकर केवल एक शब्द कहा, ठीक है। नैना ने सूटकेस कमरे
कमरे में रख दिया। इसके बाद उसने अलमारी से साफ बिस्तर निकाला और बोली, मैं इसे बदल देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर बिस्तर उससे लेना चाहा। मैं खुद कर सकता हूँ, रहने दो, मैं कर देती हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। नैना ने चादर और बिस्तर को मजबूती से पकड़ लिया और मुझे लेने नहीं दिया। मुझे भी उससे जबरदस्ती छीनने में शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने असहज होकर हाथ पीछे कर लिया। नैना ने बहुत तेजी से बिस्तर ठीक किया। इसके बाद वह रसोई में पानी गर्म करने और फर्श साफ करने चली गई। मैं असहाय होकर उसके पीछे घूमता रहा। उसे इतनी कुशलता से सफाई करते देखकर मैं केवल शर्मिंदगी के साथ दोबारा सोफे पर बैठ गया ताकि उसके काम के बीच ना आऊं। नैना सच में बहुत बदल गई थी। पहले वह किसी नाजुक अमीर लड़की जैसी थी और घर का कोई काम नहीं करती थी। अगर मैं उसे फर्श साफ करने के लिए कहता तो वह काफी देर तक बेचारे चेहरे से बहाने बनाती रहती थी। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो वह प्यार से मेरा नाम खींच कर कहती, आरव। मैं उसके कान पकड़कर सख्त आवाज में कहता, जल्दी जाकर फर्श साफ करो, कोई चोरी मत करना। इसके बाद नैना बेचारी सी शक्ल बनाकर फर्श साफ करने जाती थी। काम खत्म करने के बाद वह मेरे पास दौड़कर आती और मुझसे चुंबन, गले लगाने और गोद में उठाने की मांग करती रहती। वह काफी देर तक शरारत करना बंद नहीं करती थी। अब मेरे सामने बिना कुछ कहे घर को बिल्कुल व्यवस्थित करती हुई नैना को देखकर मेरे मन में दर्द उठा। अब वह इतनी कुशल हो गई थी, न जाने किस आदमी ने उसे यह सब सिखाया होगा। नैना ने सारा काम पूरा करने के बाद मेरे लिए गर्म पानी का एक गिलास भर दिया। धन्यवाद। मैंने गिलास लिया और छोटे छोटे घूंट भरने लगा। नैना कुछ नहीं बोली, वह बस लगातार मुझे देखती रही। उसकी नजरों से मेरा पूरा शरीर असहज हो गया। तभी मेरे पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई और कमरे की चुप्पी टूट गई। शर्मिंदगी में मेरी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। नैना तुरंत सोफे से खड़ी हो गई। मैं केवल घर ठीक करने में लगी रही। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी से सिर हिलाया। थोड़ी सी, मैं बाहर से खाना खरीद कर लाती हूँ, तुम थोड़ी देर इंतजार करो। नैना ने कपड़े ठीक किए, चाबी उठाई और बाहर निकल गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। मैंने अभी पूरी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि दोबारा चाबी की आवाज आई। नैना ने दरवाजे से अपना आधा शरीर अंदर करते हुए पूछा। मैं पूछना भूल गई, तुम क्या खाना चाहते हो? कुछ भी ले आओ, जो खाया जा सके वही ठीक है। मैं खाने को लेकर नखरे नहीं करता। दूसरे दुर्भाग्यशाली यात्रियों के बारे में सोचकर मैंने दोबारा जोर देकर कहा, सच में कुछ भी ले आना। ठीक है, मैंने बस उत्तर में हाँ कहा। मुझे लगा कि अब वह चली जाएगी, लेकिन उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा हुआ था और वह अब भी बिना हिले मेरी तरफ देख रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। नैना ने सिर हिलाया। मुझे एक बार फिर गहराई से देखा और उसके बाद दरवाजा बंद कर दिया। उसने बाहर से दरवाजे को 2 बार ताला भी लगाया। ताले की 2 आवाजें सुनाई देने के बाद ही वह सच में चली गई। मैंने कान लगाकर कुछ देर तक सुना। जब मुझे पक्का हो गया कि वह चली गई है, तभी मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ा और मैं सोफे पर फैल गया। मैंने अपने पुराने घर को ध्यान से देखा। यह मेरा और नैना का वैवाहिक घर था। उस समय हमने कर्ज लेकर यह घर खरीदा था और उसके बाद हमारे पास सजावट के लिए पैसे नहीं बचे थे। हमने खुद दीवारों पर रंग किया और उसी हालत में रहने लगे। बाद में जब नैना को वेतन मिलने लगा, तब हमने धीरे धीरे फर्नीचर और पौधे खरीदे और इस जगह को घर जैसा बनाया। नैना देखने में बहुत सुंदर और बुद्धिमान, और उसे बल्ब बदलना तक नहीं आता था। मैं अक्सर उससे शिकायत करता, तुम आखिर कर क्या सकती हो? हर बार मेरी बात सुनकर वह अपना सुंदर चेहरा दोनों हाथों में लेकर प्यारी शक्ल बनाती और कहती, मैं सुंदर हूँ और बिस्तर गर्म करना भी जानती हूँ। कितने बुरे हो तुम। मुझे याद है कि मैं उसकी इस हरकत के सामने कभी टिक नहीं पाता था। मैं तुरंत उसे पकड़कर लगातार चूमने लगता था। वह भी चुपचाप मुझे अपनी शरारत करने देती थी। उसके होंठ हल्के ऊपर उठे रहते और उसके चेहरे पर खुशी तथा मुझे बिगाड़ने वाली मुस्कान दिखाई देती थी। हर बार उसे चूमने के बाद मैं बेवकूफों की तरह खुश हो जाता और उसे इस बात के लिए माफ कर देता कि वह हाथ के काम में पूरी तरह बेकार थी। इन मीठी यादों को सोचते हुए मेरे होंठ अपने आप मुस्कुरा उठे। असल में मेरे लिए ये पुरानी यादें भी नहीं थी। मेरी नजर में यह सब केवल 6 महीने पहले हुआ था। लेकिन मेरे सामने मौजूद नैना बहुत शांत और कम बोलने वाली हो गई थी। वह मेरी यादों वाली नैना से बिल्कुल अलग थी। मैं खुद को आह भरने से नहीं रोक पाया। तभी दरवाजे का ताला फिर से बजा। नैना दरवाजा खोलकर अंदर आई। उसके हाथ में प्लास्टिक का एक थैला था और उसकी सांस थोड़ी तेज चल रही थी। उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी। वह बोली, खाना ले आई हूँ, आकर खा लो। हाँ। मैं खाने की मेज के पास गया, उसके हाथ से खाने का थैला लिया और उसे खोल दिया। उसके अंदर KFC के न्यू ऑनरलियंस ग्रिल्ड विंग्स थे और साथ में एक ग्रिल्ड चिकन बर्गर भी था। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरी आवाज भी कांप गई। तुमने यही क्यों खरीदा? 24 साल पहले फ्लाइट में बैठते समय मैंने उसे संदेश भेजा था कि मेरा KFC खाने का मन है। क्या इतने वर्षों के बाद भी उसे वह बात याद थी? नैना ने सिर झुकाकर पैकेट खोले और खाने की चीजें एक एक करके बाहर निकालते हुए हल्की आवाज में कहा, नीचे ही दुकान दिखाई दी, इसीलिए यही ले आई। अच्छा। मैंने होंठ काटते हुए मन में सोचा, हाँ, यह बात वह कैसे याद रख सकती है? मेरे लिए तो केवल 10 से ज्यादा घंटे बीते थे, लेकिन उसके लिए पूरे 24 वर्ष गुजर चुके थे। उसे मेरे भेजे हुए संदेश की याद कैसे हो सकती थी? बस मुझे यह नहीं पता था कि उस समय उसने मेरे लिए KFC खरीदा था और रेलवे स्टेशन पर मेरा इंतजार करने गई थी या नहीं। जल्दी खा। नैना ने मुझे खोया हुआ देखकर एक टार्ट का डिब्बा मेरी तरफ थोड़ा और बढ़ा दिया। मैंने एक टार्ट उठाया और 2 निवालों में खा ली। इसके बाद मैंने चिकन लेग उठाया और बड़े बड़े निवाले लेने लगा। मैं जानता था कि अगर मैंने तुरंत कुछ नहीं खाया तो मैं रो पड़ूंगा। मैं केवल खाने के साथ अपनी सारी भावनाओं को निगलने की कोशिश कर सकता था। धीरे धीरे खाओ। नैना खुद को रोक नहीं पाई और उसने मुझे समझाया, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बहुत समय से ये नहीं खाया, ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं खाने को जबरदस्ती निगलता रहा। नैना ने दोबारा कुछ नहीं कहा। वह बस लगातार मुझे देखती रही। उसकी आंखों के चारों ओर लालिमा आने लगी। तब उसने अचानक अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। काफी देर बाद उसने दोबारा मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शब्दों से परे यादें और दुख भरा हुआ था। खाना खत्म होने के बाद नैना चुपचाप मेज साफ करने लगी। उसे इतना मेहनती देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दूध पीने के बाद मैं केवल शर्मिंदगी में अपने पैरों को रगड़ता रहा। नैना ने मेरी छोटी सी हरकत देखी, लेकिन उसने केवल नजरें झुका ली और कुछ नहीं कहा। कमरा एक बार फिर अजीब चुप्पी में डूब गया। मुझे इतनी घुटन हो रही
रही थी कि मेरा मर जाने का मन कर रहा था। फ्लाइट में बैठने से पहले मैं सोच रहा था कि घर पहुंचकर अपनी प्यारी पत्नी के साथ 300 चक्रों की लड़ाई करूंगा और बच्चा पैदा करने की योजना पर चर्चा करूंगा। लेकिन अब यह क्या स्थिति बन गई थी। इंसान तो वही था, लेकिन पत्नी शायद अब मेरी नहीं थी। उसके इतने गंभीर और दूर रहने वाले व्यवहार को देखकर मेरे सारे विचार खत्म हो गए। मैं और सहन नहीं कर पाया और हल्की आवाज में पूछा, क्या तुम वापस नहीं जाओगी? नैना ने सिर उठाकर मुझे देखा। तभी मुझे याद आया कि यह उसका घर है। मेरी बात ऐसी लग रही थी जैसे मैं उसे उसके ही घर से निकाल रहा हूँ। मैंने तुरंत शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए बात संभाली। मेरा मतलब है, इतने वर्षों में तुम्हारी जिंदगी कैसी रही? अच्छी रही। नैना की आंखें गहराई से मुझे देखती रही। मैंने सिर हिलाया। मुझे भी लगता है कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी रही होगी। अब तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक सफल इंसान बन गई हो। हाँ। अपनी बात खत्म करते ही मैंने शर्मिंदगी में मुंह बंद कर लिया। मैं नैना से ऐसी शिष्ट और उबाऊ बातें कैसे कर सकता था? पहले मैं उसके सामने एक भी गंभीर बात नहीं करता था। ठीक ही रही। नैना का उत्तर भी उतना ही औपचारिक था। मेरे मन में केवल एक बड़ा शब्द उभरा, बर्बादी। मैंने रिमोट उठाकर टेलीविजन चालू किया ताकि इस अजीब माहौल को तोड़ा जा सके, लेकिन कई चैनल बदलने पर भी स्क्रीन नीली ही रही। इसमें कोई सिग्नल क्यों नहीं है? मैंने टेलीविजन का शुल्क नहीं भरा। नैना ने रसोई से बाहर आते हुए कहा। अच्छा। मैंने टेलीविजन बंद कर दिया और एक बार फिर याद आया कि वह यहाँ नहीं रहती थी। शायद अब वह मेरी पत्नी भी नहीं थी। आखिर मुझे कानूनी रूप से मृत घोषित किया जा चुका था। नैना ने मुझे उदास देखकर तुरंत अपना मोबाइल निकाला और बोली, अब बहुत कम लोग टेलीविजन देखते हैं, सब मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल में ऐसा क्या है? मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, क्या लोग उसमें खेल खेलते हैं? नैना के होंठ हल्के ऊपर उठे। केवल खेल ही नहीं, अब मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें समाचार देख सकते हो, धारावाहिक देख सकते हो और खेल भी खेल सकते हो। सच में? मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? नैना ने सिर हिलाया और अपना काला मोबाइल मुझे दे दिया। मैंने तुरंत उसे लेकर जांचना शुरू कर दिया। मैं काफी समय से इस मोबाइल को देखने के लिए बेचैन था। वह बहुत सुंदर था और किसी खेल की मशीन जैसा लग रहा था, लेकिन काफी देर तक स्क्रीन छूने के बाद भी उसमें रोशनी नहीं हुई। मैंने हैरानी से पूछा, 24 साल बाद के मोबाइल में एक भी बटन क्यों नहीं है? इसे कहाँ दबाना है? नैना हल्के से हंस पड़ी। वह सामने रखे अकेले सोफे से उठकर मेरे पास आई, अपनी उंगली स्क्रीन पर रखी और मोबाइल खोलते हुए हल्की आवाज में बोली, यहाँ दबाओ। मैंने तुरंत उसकी नकल की और आसानी से स्क्रीन खोल ली। तो ऐसे होता है? ये तो बहुत आसान है। लेकिन नैना बिना कुछ बोले दोबारा खड़ी हुई और पहले वाले अकेले सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने नजरें झुकाते हुए ऐसे कहा जैसे उसने जानबूझकर कुछ नहीं बोला हो, ये पहले से ही बहुत आसान है। उसकी बात सुनते ही मेरा पूरा शरीर अचानक जम गया। पहले से ही बहुत आसान है, यह वह वाक्य था जिसे नैना पहले हमेशा बोलती थी। माध्यमिक विद्यालय में उसने एक कक्षा छोड़कर मेरी कक्षा में प्रवेश लिया था। वह कक्षा में सबसे छोटी थी, लेकिन उसके अंक सबसे अच्छे थे। मैं उसके पीछे बैठता था और हमेशा उसे सवाल समझाने के लिए परेशान करता रहता था। वह 2-3 वाक्यों में पूरा सवाल समझा देती थी। मैं हर बार हैरानी से कहता, यह तो इतना आसान था। वह हमेशा तिरस्कार वाला चेहरा बनाकर कहती, यह पहले से ही बहुत आसान था। बाद में जब उसने मुझे शादी के लिए कहा, तब मुझे लगता था कि मैं किसी भी तरह उसके योग्य नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा था, इतना क्यों सोच रहे हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बस वही काफी है। हालांकि उसकी माँ मुझसे खुश नहीं थी, लेकिन नैना की जिद के कारण हमारी शादी आसानी से हो गई। उसके साथ रहने पर हर चीज बहुत आसान लगती थी। मुझे बस उसके पीछे चलना होता था। आरव, मुझे अचानक स्थिर देखकर नैना ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर बात छिपाई। यह मोबाइल बहुत अच्छा है। नैना ने जैसे मेरे विचार पढ़ लिए हों। उसने कहा, ऐसा करते हैं, कल मैं तुम्हें आस पास घुमाती हूँ ताकि तुम नई जगहों को समझ सको। उसी समय तुम्हारे लिए एक मोबाइल भी खरीद लेंगे। क्या यह ठीक रहेगा? क्या इससे तुम्हें बहुत परेशानी होगी? मैंने झिझकते हुए पूछा। क्या उसका वर्तमान प्रेमी उसे किसी दूसरे आदमी के साथ खरीदारी करने की अनुमति देगा? नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। नैना ने मुझे भरोसा दिलाने वाली मुस्कान दी, जैसे मेरी इतनी मदद करना बिल्कुल सामान्य बात हो। मेरा मन खुशी से भर गया। मैं काफी समय से बाहर जाकर सब कुछ देखना चाहता था। ये बिल्कुल नई दुनिया मुझे बेहद उत्सुक कर रही थी। मैंने खुद को रोक नहीं पाया और सिर उठाकर नैना को देखकर मुस्कुरा दिया। दोबारा मिलने के बाद यह पहली बार था जब मैंने उसे दिल से मीठी मुस्कान दी थी। तो फिर तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं। नैना गहरी नजरों से मुझे देखती रही। वह आज पूरी रात मेरे पास वाले अकेले सोफे पर ही बैठी रही थी। पहले ऐसा होता तो हम काफी समय पहले एक दूसरे से लिपट चुके होते। या तो मैं उसकी बाहों में होता या वह मेरी गोद में लेटी होती। लेकिन अब केवल एक बाह की यह दूरी 24 वर्षों की खाई जैसी लग रही थी, जिसे हम दोनों में से कोई भी आसानी से पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये देखो, नैना ने धारावाहिक देखने वाला एक पन्ना खोला और मोबाइल मुझे दे दिया। मेरा ध्यान तुरंत अपने विचारों से हट गया। मैंने नीचे देखा और पाया कि उसमें वह धारावाहिक था जिसे मैं पहचानता था। अरे, ये तो सीआईडी है। पिछली रात टेलीविजन पर केवल 16वां एपिसोड आया था। अरे, अब तो पूरा धारावाहिक आ चुका है। बहुत अच्छा। ये क्या, इसका दूसरा भाग भी है? मुख्य अभिनेता क्यों बदल गया? ये कौन है? और वे सभी कार्टून धारावाहिक कहाँ हैं जिन्हें मैं देखता था? जल्दी से वे सब भी ढूंढ कर दिखाओ। धारावाहिकों का दीवाना मैं तुरंत उसमें डूब गया। मैंने अपनी सारी परेशानियां पीछे छोड़ दी और मोबाइल हाथ में पकड़कर पूरे मन से देखने लगा। लेकिन नैना अब भी चुप बैठी थी। उसकी आंखें खुलकर मुझे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी बार बार चुपके से मेरी तरफ चली जाती थी। मैं अब भी उसकी यादों जैसा ही दिखाई देता था, जीवित, सुंदर और धूप जैसे युवा समय में अटका हुआ। मेरी हर छोटी हरकत और हर मुस्कान जीवंत थी। मेरी मुस्कान ऐसी थी जैसे वह दुनिया के सारे अंधेरे को दूर कर सकती हो। वह लौट आया था। आखिरकार वह लौट आया था। नैना को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद भी कर रही थी कि उन्होंने सच में मुझे उसके पास वापस भेज दिया था। नैना ने सोफे पर रखा अपना हाथ थोड़ा थोड़ा करके मेरी दिशा में बढ़ाना शुरू किया। उसका हाथ मुझसे केवल एक उंगली की दूरी पर आकर रुक गया। उसने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में दिल तोड़ देने वाला संतोष था। बस थोड़ा सा पास होना ही काफी था। बचपन में जब मैं मेज पर सिर रखकर कठिन सवालों की शिकायत करता था, तब भी उसकी उंगलियां इसी तरह चुपके से मेरी तरफ बढ़ती थीं, जैसे केवल मुझे छूने के पास आकर वह धूप का एक हिस्सा पा सकती थी और पूरे दिन खुश रह
रह सकती थी। इतने साल बीत गए और वह अब भी उतनी ही बेकार थी। नैना ने मन ही मन खुद को बुरी तरह डांटा। वह अपना हाथ थोड़ा और पास लाने ही वाली थी कि अचानक मोबाइल की स्क्रीन पर फोन आने लगा। मैं घबरा गया और गलती से फोन उठा लिया। उसी पल एक जोश से भरी लड़की की आवाज गूंजी, माँ आप कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं आई? मैंने जो गणित की अभ्यास पुस्तिका लाने के लिए कहा था वह खरीदी या नहीं, अध्यापक को वह कल चाहिए। मैं वहीं जड़ हो गया और मूर्खों की तरह नैना की तरफ देखने लगा।